डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हाथरस को सीएम योगी की सौगात, 548 करोड़ रुपए की 143 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। कार्यक्रम में सीएम योगी ने राम मंदिर मामले में अखिलेश यादव को घेरा, कहा राम भक्तों पर गोली सपा सरकार ने चलाई थी, सपा सरकार ने जेलों में जन्माष्टमी के आयोजन को रोका। अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश का आरोप, कार्रवाई केवल छोटे लोगों पर की गई जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों तक जांच नहीं पहुंची। वहीं भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर भी योगी सरकार को घेरा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले सीएम योगी के मंत्री जयवीर सिंह, एसआईटी जांच जारी, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ हादसे पर सीएम योगी की तत्परता का किया जिक्र, साथ ही 2027 में भाजपा की जीत का किया दावा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को हाथरस पहुंचे। इस दौरान 548 करोड़ रुपए की 143 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सलेमपुर में जनसभा स्थल के पास लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और बच्चों को अन्नप्राशन कराया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले कौन ऐसा जिला था जहां दंगे ना हुए हों। मथुरा, मुजफ्फरनगर दंगे होते थे, आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, प्रदेश बदनाम होता था। अभी शुक्रवार को ही मुहर्रम संपन्न हुआ, अब मुहर्रम के नाम पर उपद्रव नहीं होते। हाथरस में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान सुन रहा था कि उनकी सरकार आएगी तो वो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएंगी। आप अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आपकी ही सरकार ने चलाई थी। अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलने की बात कीजिए। सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव ने थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था। कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ के सिधारी क्षेत्र स्थित करेली गांव में पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव के आवास पर आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, कानून व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया और विकास कार्यों सहित कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा। अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। मैनपुरी में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने राम मंदिर चोरी मामले, अरविंद केजरीवाल और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी पहले ही 15 दिन का समय मांग चुके हैं और इस अवधि के भीतर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी।
मंत्री ने बताया कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि मामले की जांच एसआईटी कर रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जयवीर सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि चोरी के मामले में एफआईआर वही दर्ज कराता है जिसके यहाँ घटना हुई हो। वहीं अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब इनकी हकीकत समझ चुकी है और पंजाब में भी उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने वाली है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का उत्तर प्रदेश दौरा और इंडी गठबंधन का मामला विपक्ष का आंतरिक विषय है, जिससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले से अधिक सीट जीतकर उत्तर प्रदेश में फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। लखनऊ हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द करते हुए तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ितों को राहत कोष से तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। देखिए, ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा था कि 15 दिन लोग इंतजार करें, दूध का दूध पानी का पानी होगा। 15 दिन के अंदर आपको परिणाम देखने को मिलेगा। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसके क्रम में कार्रवाई होते हुए एफआई दर्ज हुई। 8 लोग संभवतः कल जेल चले गए। धन की रिकवरी भी हुई है, तो कार्रवाई शुरू हुई है और बिल्कुल कार्रवाई अंत तक होगी और जो भी दोषी होंगे उनके को बख्शने का काम नहीं होगा। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट पर कथित भ्रष्टाचार, दान गबन और निर्माण कार्य में घोटाले के आरोपों को लेकर करनी सेना ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने ट्रस्ट, पुलिस और एसआईटी की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान, चढ़ावे और निर्माण कार्य में कथित अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने एसआईटी की क्लीन चिट को अस्वीकार करते हुए ट्रस्ट को तत्काल भंग करने की मांग की है। सूरजपाल अम्मू ने कहा कि नए ट्रस्ट में स्थानीय लोगों, साधु संतों और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े परिवारों को जगह दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस ने किसी भी रिमांड नहीं ली और आगे की पूछताछ भी नहीं की, जिससे पूरे मामले में समझौते की आशंका पैदा होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पर भी निर्माण सामग्री में कथित कमीशन खोरी और घोटाले के आरोप लगाए गए। करनी सेना ने चेतावनी दी कि यदि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पहले उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूरे देश में चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी से पूरे मामले पर बयान देने और मुख्यमंत्री योगी से कथित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। चोरी, चढ़ावा चोरी, चांदी चोरी, हीरे चोरी, चांदी चोरी, क्या क्या चोरी हुआ है, निर्माण सामग्री में चोरी, ये मुझे लगता है चोरों का अड्डा बना दिया श्री राम मंदिर को। और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हमारे को जरूरत पड़ी, तो उत्तर प्रदेश के करनी सेना के पदाधिकारी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं अभिनव जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बैठी हैं राखी गर्ग, सौम्या मिश्रा बैठी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री सविता बैठी हैं, अनेक मित्र बैठे हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवेक तोमर बैठे हैं और मोहित अग्रवाल और वीर प्रताप सिंह बैठे हैं और यहाँ के जिलाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की आयकर छूट रद्द किए जाने के बाद ट्रस्ट ने पहली बार अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रखा है। ट्रस्ट का अध्यक्ष और आजम खां की बहन ने कहत अफलाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए इसे एक तरफा और सुनियोजित बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही सिर्फ ट्रस्ट नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी और वहां पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने की कोशिश है। निकहत अफलाक ने कहा कि ट्रस्ट कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करता है और इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। वहीं आजम खां के करीबी और सपा नेता असीम राजा ने आरोप लगाया कि 17 जून को नोटिस जारी होने और 23 जून को पक्ष रखने के कुछ घंटों के भीतर ही कई पन्नों का आदेश जारी कर देना पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। उनका दावा था कि ट्रस्ट की सभी गतिविधियां पारदर्शी और कार्यवाही पहले से तय स्क्रिप्ट के तहत की गई हैं। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने ट्रस्ट की धारा 12A और 12AB के तहत मिलने वाली कर छूट को रद्द कर दिया है। वर्ष 2005 में स्थापित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और उससे जुड़ी जौहर यूनिवर्सिटी पहले भी जमीन निर्माण और अन्य मामलों को लेकर विवादों में रही है। फिलहाल ट्रस्ट का कहना है कि वह कानूनी लड़ाई जारी रखेगा, जबकि आयकर विभाग की कार्यवाही के बाद यह मामला अब नए कानूनी मोड़ पर पहुंच चुका है।
जिला अध्यक्ष अजय सागर जी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की चेयरपर्सन मोहतरमा निगत अफलाक साहिबा तशरीफ रखती हैं। आपके इल्म में है कि पिछले कुछ दिनों से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ खबरें अखबारों में छप रही हैं, मीडिया में चल रही हैं, हमने भी देखी। और उस सिलसिले में कहना यह है कि बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। जो ज्यादती माननीय मोहम्मद आजम खान साहब के साथ राजनीतिक तौर पर हो रही है, ऐसा ही षड्यंत्र सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल करके मोहम्मद आजम खान साहब के उस तारीखी कारनामे के खिलाफ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किसान के नाम पर मुंबई की बैंक शाखा में फर्जी लोन अकाउंट खोलकर 8,49,901 की धोखाधड़ी कर दी गई है। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित किसान श्याम बिहारी कभी मुंबई गए ही नहीं, लेकिन उनके नाम पर लोन लेकर रकम निकाल ली गई। इस घटना के बाद किसान और उसका परिवार मानसिक रूप से परेशान है। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के मैनपुर खदी निवासी किसान श्याम बिहारी के साथ हुए इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब उनका बेटा यूपीआई चालू कराने के लिए बैंक में CIF नंबर लेने पहुंचा। सेंट्रल बैंक के एमसेंट ऐप की जांच में पता चला कि किसान के नाम पर पहले से ही बड़ा लोन चल रहा है। पड़ताल में सामने आया कि यह फर्जी लोन अकाउंट मुंबई की कैपिटल मार्केट सर्विसेज शाखा में खोला गया है, जहां से पूरी रकम निकाली गई है। पीड़ित किसान ने साइबर पुलिस और सेंट्रल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर कार्यवाही और न्याय की मांग की है। वहीं इस मामले में बैंकिंग व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि बिना लाभार्थी की मौजूदगी और दस्तावेजों के सत्यापन के इतना बड़ा लोन कैसे स्वीकृत हो गया। अब जांच एजेंसियां इस पूरे फर्जीवाड़े की तह तक पहुंचने में जुटी हैं। मेरा बालक बाहर पढ़ता है, तो मैं दूसरे से पैसा भिजवाता था, तो मेरे बालक ने कहा कि पापा आपको मैं लोड कर दे रहा हूँ यह सिस्टम, आप पैसा स्वतः भेजना शुरू कर देंगे। तो वो फ़ोन पे गूगल पे बना दिए। बनाने के बाद से वो चेक किए तो उसमें एक खाता 2 खाता के बाद से एक खाता और दिखा रहा था, लोन खाता। तो उन्होंने बताया जब, तो उन्होंने पूछा कि पापा आपने लोन लिया है सेंट्रल बैंक से? हम कहे कि नहीं बेटा मैं सेंट्रल बैंक से लोन नहीं लिया हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप ये लोन का खाता बॉम्बे दिखा रहा है? तो हमने कहा कि जीवन में बॉम्बे मैं गया ही नहीं हूँ, तो मैं लोन वहाँ से कैसे करा सकता हूँ। मैं बाहर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, चंडीगढ़। तो पापा कई लोगों के पास जाके दूसरे लोगों के पास जाके पैसा भिजवाते थे, तो उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो मैं सोचा कि जब मैं समर वेकेशन में घर आया हूँ, तो एक अपना पापा का एक UPI ID बना दूँ इनके नाम से, जो इनका अकाउंट है सपहा में और कस्या में सेम ब्रांच है, तो वहीं पे है। तो जब मैं गया वहाँ पे ATM कार्ड इनका लेके बनाने के लिए, तो मुझे CIF ID की ज़रूरत पड़ी। तो इसके रिगार्डिंग जब मैं बैंक में गया, तो बैंक वाले ने बोला कि आपको पापा को बुलाना पड़ेगा। तो मैं उनको बुलाया और मैं जब वहाँ गया तो CIF ID मिली, तो मैं उसके द्वारा लॉगिन किया। तो एक सेंट एम पासबुक होता है, तो जब मैंने उसमें लॉगिन किया तो उसमें 3 अकाउंट दिखा रहा था, जो इनका जो स्वयं 2 सतह अकाउंट है, उसके अलावा एक तीसरा अकाउंट दिखा रहा था, लोन अकाउंट, जिसमें करीब 8 लाख के फर्जी लोन हो रखा है। के समय में अगर आम आदमी को लोन लेना हो तो कई बार बैंकों का चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन अभी मैं जहां मौजूद हूं वह श्याम बिहारी जी का घर है और इनके नाम से मुंबई में फर्जी अकाउंट खोलकर, इनका आरोप है कि फर्जी अकाउंट खोलकर और लगभग 8 लाख से अधिक रुपए लोन के रूप में निकाल लिए गए हैं, जो कि इस फर्जीवाड़े का एक बड़ा उदाहरण है। कहीं न कहीं जैसे आम आदमी लोन लेने में काफ़ी बैंकों का चक्कर लगाता है, लेकिन जो फर्जीवाड़ा करना हो तो उनका हाथ कितना बड़ा है कि वो आसानी से इनका आधार, पैन और इनके डॉक्यूमेंट का उपयोग करके और लोन निकाल लेते हैं। इन्होंने अधिकारियों को शिकायत किया है, साइबर थाने में शिकायत किया है इन्होंने, और सेंट्रल बैंक जहां से कि लोन लिया गया है वहां शिकायत किया है और विभागीय लोगों से कार्रवाई की मांग की है। अब देखना है कि कब तक कार्रवाई होती है और इनको किस प्रकार से न्याय मिलता है। राजकुमार गिरी, APN न्यूज़, कुशीनगर। जहां बहराइच जिले में क्राइम ब्रांच की स्वैट टीम और रामगांव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर अखिलापुर चौराहे के पास घेराबंदी कर दी गई।
इसी दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें फिरोज के बाएं पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा। उसका दूसरा साथी मुल्कराज मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। घायल बदमाश की तलाश में एक 315 बोर का देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार फिरोज थाना बॉन्टी का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में दर्जनों चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और वह कई मामलों में वंचित चल रहा था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी अभी कुछ दिन पूर्व बौंडी क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ में एक असलम नाम का व्यक्ति जो 25,000 रुपये का इनामी था और गैंगस्टर का वांछित भी था, उसको पुलिस मुठभेड़ के साथ बौंडी पुलिस और एसओजी ने गिरफ्तार किया था। उसके 2 साथी वहां मौके से फरार हो गए थे, जिसकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई थी और एसओजी की टीम भी लगी थी। उसमें से एक का नाम फिरोज जानकारी भी हो गई थी, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था और वो दर्जनों मुकदमों में चोरी के मुकदमे उस पे थे और कई मुकदमों में वांछित भी चल रहा था। आज रामगांव पुलिस को सूचना मिली कि ये मेटकुहा चौकी क्षेत्र में उसकी सूचना मिल रही है। इस सूचना पर तुरंत एसओजी टीम और रामगांव एसओ की टीम यहाँ पहुंची और उनको पता चला कि इस तरफ क्षेत्र से कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत करने के आरोप में पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। परिजनों के अनुसार आरोपी ने बच्ची को बहाने से अपने पास बुलाया। इसके बाद बच्ची के साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी होने पर परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। अब पुलिस की जांच और कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जो 5 साल की बच्ची है, उसके बाद हमारे बगल में मुन्ना शुक्ला गाय का पशुपालन करते रहते नहीं है, वहाँ आके गाय को चारा वारा खिलाते हैं आके। तो बच्ची बाहर खेल गई थी और जैसे ही उन्होंने देखा कि बच्ची खेल रही है, उसको गाय के बछड़े के बहाने बुलाया कि आओ बच्चा खिलाओ आगे गाय का। तो उन्होंने बुलाया, फिर बच्ची के साथ गलत हरकत की। जब बच्ची को लगा, दर्द हुआ उसके, तो वो थप्पड़ मार के घर आके मुझे बताया। फिर बाद आगे क्या आपने कार्रवाई की? फिर हमने पुलिस को बुलाया, क्योंकि हम अकेले रहते, 2 बेटियां मेरी, हस्बैंड बाहर रहते, तो फिर मैंने पुलिस को बुलाया। प्रशासन ने करीबन वही 11:15 सवा 12 तक हमारा मुकदमा दर्ज कराया। बट अभी जो मुजरिम है वो फरार है, वो नहीं गिरफ्तार हुआ। हम चाहते वो गिरफ्तार हो और उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आग से बचाव एवं अग्नि सुरक्षा को लेकर 3 दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। पहले दिन पुलिस आयुक्त कार्यालय स्थित पुलिस सभागार में शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्हें आग लगने की स्थिति में बचाव, सुरक्षा उपायों और आपदा प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। प्रशिक्षण के दौरान अग्निशमन विशेषज्ञों ने कोचिंग संचालकों को फायर एक्सटिंग्विशर के सही उपयोग, भवनों में सुरक्षा मानकों का पालन, आपातकालीन निकासी और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण भी कराया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल और प्रभावी कार्यवाही की जा सके। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संकल्प शर्मा ने बताया कि यह अभियान लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पहले दिन कोचिंग संचालकों को प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि आगामी दिनों में अन्य संस्थानों एवं संबंधित लोगों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जनहानि को रोका जा सके। देखिए, ये जो फायर सेफ्टी अवेयरनेस को लेकर ये कार्यक्रम हमारे जनपद पुलिस के फायर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस के साथ मिलकर ये कार्यक्रम कराया गया था। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। बेसिकली पब्लिक को फायर सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स हैं और जो चीज़ें हैं उनको अवेयर कराने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। तो आज के कार्यक्रम में इनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया गया है कि भाई अचानक फायर लगने की स्थिति में कैसे उसको हैंडल करें। और उसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारे, जैसे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, हॉस्टल्स हैं और भी अन्य जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनके जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उनको बुलाकर फायर सेफ्टी के क्या नॉर्म्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी भी दी गई है। और अगला जो हम लोगों का इन्फोर्समेंट का पार्ट है उस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।
तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।